करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। मैं आपको ध्वनि के बारे में बताना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ जब कंपन होती है कोई चीज़ तो ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे वाग तंतु में से भी हमारे पेट की जो हवा है जो वाग तंतु में से एक निश्चित जगह से निकलती है, तब हमारे वाग तंतु कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। मेरा नाम पूजा प्रजापति है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आज ध्वनि के बारे में बताना चाहती हूँ। ताकि एक ज्योमेट्री बॉक्स ले, एक रबड़ ले, 2 पेंसिल ले, उसको ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसे डालिए, 2 पेंसिल ये साइड में लगाए, बीच में से रबड़ खींचते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन भी होता है, कंपन करते हैं इसलिए ध्वनि उत्पन्न होती है। मेरा नाम प्रमुख है, कक्षा 8 में पढ़ती हूँ मैं। तो सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में लाभदायक होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं, तथा कुछ जीवाणु जैसे नीले हरे सेवात वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितिन करते हैं। मैं सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में हानिकारक बनते हैं इसके बारे में बताती हूँ, जैसे कि मनुष्य में सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, हैजा, अन्य सब। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता मेला है और मैं L2 साइंस मैथ की टीचर हूँ। मेरी पोस्टिंग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारवदेश्वर में है। अभी 8वीं क्लास के बच्चों ने साइंस की दृष्टिकोण अपने अपने शब्दों में बताए हैं। किसी ने ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है वो बताया है, किसी ने सूक्ष्म जीव की हानि और लाभ बताए हैं। ऐसे ही हर बच्चे की छोटे छोटे जो एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट है उनसे उनके बीच में जो साइंस का दृष्टिकोण है वो उच्च होता है। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके वो अपने दैनिक जीवन में साइंस की क्या महत्व है वो सब सीख सकते हैं। उपरमुखी कारण है, क्योंकि इससे ये साइंस के तीन दिशा में दोनों मिलता है, इसकी इससे ज़्यादा योग्यता बढ़ती है और इससे जो फलियाँ लगती है उससे कैंसर की दवा भी बनाई जाती है। कब लगाया गया? ये जब हम 8वीं कक्षा में पढ़ा करते थे तब लगाया गया था और हमारे इसमें सभी टीचर्स का सभी स्कूल साथियों का भी सहयोग रहा है। मीठे पानी से लगता है? नहीं, मीठे पानी से नहीं, उस समय पानी की तंगी थी इसलिए खारे पानी से लगाया गया था। सर, आप हमें बताइए कि ये किसका पेड़ है? ये जाड़ का पेड़ है। लोक देवता जसनाथ जी है ना, उनका वास होता है। और बेटा, जाड़ के पेड़ की 350 साल से ज्यादा उम्र होती है। कितने साल की उम्र होती है? 350 साल। और क्या फायदे होते हैं जाड़ के पेड़ के? जाड़ का पेड़ गर्मियों में भी इसकी छांव हरा भरा रहता है। गर्मियों में भी ये हरा भरा रहता है और सबसे ज्यादा पक्षियों का आश्रय स्थल है। बहुत बड़ा सारा होता है ये। इसके बीच में जो कोटर होता है ना, कोटर तने के अंदर, उसमें बहुत सारे गोरैया, चिड़िया, अपन राजस्थानी में कहा चकचूंदरियां है, बहुत सारी रहे। तो जाड़ को पेड़ आपने ज्यादातर लोग घर में लगा हुआ कौन, लेकिन जाड़ को पेड़ बहुत काम हुआ। 350 साल। अब नीम ऐसे 40-40 साल का पेड़ है लेसवा, वो 350 साल रहे। एक जसनाथ जी की कठी कोई बाड़ी हुई नहीं भी, बाड़ी में जाड़ का पेड़ था जरूर लाशी। और आज के समय में जाड़ का पेड़ लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बोलिए जसनाथ जी महाराज की जय। यूथ एंड इको क्लब की प्रभारी श्रीमती सुमन देवी जी हमारे बीच में उपस्थित थी और बच्चियों ने इन पेड़ों में बहुत शानदार मेहनत की है, तो आपका भी शुक्रिया। इस पेड़ का नाम टिक्कम है और इस पे ये पीले पीले है ना, ये फूल लगते हैं और ये हमारे यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है ना उसमें ये फूल बहुत काम आते हैं। और इसे 3-4 साल पहले लगाया गया था। उस समय तो पानी की बहुत कमी थी, लेकिन अब बहुत है पानी, इसमें हमेशा पानी डाला जाता है। थैंक यू। यूथ एंड इको क्लब की यूनिट का बहुत बहुत इस्तकबाल, अभिनंदन।
देखो बच्चों, हमने तुलसीदास जी का परिचय पढ़ लिया था। जन्म कब हुआ था? अब हम उनकी दिए हुए जो पद है ना वो पढ़ेंगे। तो दोहे और चौपाई दोनों छंदों में इनके कौन सी किताब से लिए गए पता है क्या आपको? कौन से ग्रंथ से लिए गए? रामचरितमानस के आता है। तो वो क्रोध में भर करके और कुछ जो वाक्य बोलते हैं उनके बीच में जो बातचीत होती है, किस किस के बीच में होगी बातचीत? राम लक्ष्मण और परशुराम। इसी कारण से इस संवाद का क्या नाम रखा गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधनु भंजन यारा, होई के एक दास तुम्हारा, आये सुका है कही है किन मोही, सुनी रिसाई बोल मुनि कोही। कि हे स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। ये वचन किसके हैं? राम जी के। देखो कितना विनय है ना, कितनी शालीनता है। काम किया, सामने वाला गुस्से में है, अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी क्या है? क्रोध आया हुआ है, और फिर भी कितने विनय से बोल रहे हैं। और हमारे साथ क्या होता है कि अगर कोई गुस्से में बोलता है तो हम भी क्या हो जाते हैं? धातुओं का कोई गुणधर्म जिसकी पहचान आप कर सकते हो? धातु चमकदार। शुद्ध धातु कैसी होती है? चमकदार। जब सामान्य धातु कैसी होती है? कठोर। और इस कठोरता का गुण क्या है उनमें? धात्विक बंध। और कोई? धातु को पतले तार में खींचा जा सकता है। धातु को एक पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो इसको कौन सा गुण कहते हैं? तन्यता का। हाँ भाई, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको दो सेंटेंस दे देंगे, पहला सेंटेंस भी क्या होगा? सिंपल सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस भी क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। और दोनों को जोड़कर आपको क्या करना है? एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें पहले ये बताओ कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है? हाँ, जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही क्या हो? वर्ब, उसे क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। यानी इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, यही क्या है भाई? सिंथेसिस। दोनों सिंपल सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट सेम हो, दोनों सिंपल सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट सेम हो और पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाए, पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की और विशेषता बताने के लिए जो वर्ब का यूज करते हैं उस वर्ब को क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। शाबाश, क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। अब देखो एग्जांपल देखो बोर्ड पे कि पहला सेंटेंस है द टीचर वॉज बिजी। द टीचर वॉज बिजी। ही डिडंट चेक अवर होमवर्क। उन्होंने हमारा होमवर्क चेक नहीं किया। तो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और वही सब्जेक्ट क्या है हमारे दूसरे सेंटेंस का। पहला स्टेप क्या है सिंथेसिस करने का? हम उसका सब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट दोनों में सिमिलर है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा द टीचर है और यहाँ पे क्या है? ही। दोनों एक ही हैं। हाँ, अब इसमें कोई एक्शन हो रहा है या फिर सब्जेक्ट की विशेषता बताई जा रही है? विशेषता। विशेषता क्या है? कि टीचर हमारे बिजी हैं, टीचर ने हमारा होमवर्क चेक नहीं किया। अब अगला रूल देखो, तीन रूलों में सब्जेक्ट मेरा हमेशा क्या होता है? सिमिलर। तीनों रूल्स में सब्जेक्ट क्या होता है भाई? सिमिलर। किया मैंने भोजन फिनिश किया, फिर मैं कहां गया? बाजार। कहां गया? बाजार। अब भोजन को मैं अच्छे से खाऊंगा उसके बाद ही बाजार जाऊंगा, यानी पहले वाले सेंटेंस का एक्शन पूरा करूंगा उसके बाद मैं दूसरे वाले सेंटेंस का एक्शन शुरू करूंगा। तो मैं इसको कैसे बोलता हूं? दो सेंटेंस आगे सिंपल। आई फिनिश्ड द नोवेल। मैंने नोवेल को फिनिश्ड किया। आई रिटर्न्ड इट। मैंने उसे वापिस लौटा दिया। यानी पहले मैंने उसे अच्छे से पढ़ लिया, पहले मैंने उसे अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद मैंने उसे रिटर्न किया। तो इसका कैसे बनेगा? पहले हमें क्या देखना है? दोनों में सब्जेक्ट सेम है। दोनों में क्या है हमारा? सब्जेक्ट सेम। तो कैसे बनेगा? हैविंग फिनिश्ड द नोवेल आई रिटर्न्ड इट।
पढ़ेंगे झांसी की रानी। तो पूर्व समय में क्या था कि जिस राजवंश में पुत्र नहीं होता था तो अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि वहां का जो साम्राज्य था वो अंग्रेज अपने में मिला लिया करते थे। लेकिन इतने बड़े सूरवीर और योद्धाओं के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान के प्रति जो आत्मसम्मान, शौर्य, स्वतंत्रता, वीरता का जो उनके अंदर ओजस्व था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। सेना के अंदर जाने के बाद हम सबसे पहले एक अनुशासित देश के लिए एक सैनिक बन सकते। सेना हमारे देश के किसी प्रकार का भी कोई भी संकट, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, उसके लिए निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम उसके लिए देश के लिए समर्पित हो सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। पहले सूत्र में क्या है? स्क्वायर माइनस की होल स्क्वायर प्लस 2ab a का मान है 3x b का मान। गोस्वामी तुलसीदास का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है हिंदी में भक्तिकाल में। भक्तिकाल को गोस्वामी कहते हैं। तुलसीदास बहुत शानदार बोला। ये छंद कौन सा है? का छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 प्लस 12 कुल कितनी मात्राएं होती है? तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री रामचंद्र कृपाल भजन हे मेरे मन। श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके कृपा दृष्टि बरसाने वाले। हरण भव भय दारुणम, मेरे संसार का जो भय है, दारुण है, भयंकर है, खतरनाक है, इसको तू हर ले। रामचंद्र जी का जो मुख है वो भी नवोदित कमल के समान है। रामचंद्र जी के जो हाथ है, हाथों में जो ललाई है, अरुणिमा है, वो भी नव कमल के समान है। यानी कितने सुंदर है। आगे रुकते नहीं है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर। कंदर्प किसको कहते हैं? रामदेव को। रामदेव सौंदर्य का देवता है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचंद्र जी का स्वरूप इतना सुंदर है। कंदर्प अगणित अमित छवि, यानी अनेक कामदेव का जो रूप लावण्य सौंदर्य है वो उनके आगे न्योछावर किया जा सकता है। उससे ज्यादा सुंदर छवि है। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर। नीरद किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं। नीरजय कमल को कहते हैं। नीरदय बादल को कहते हैं। नव नील नीरद सुंदरम, नया नया बादल जो होता है ना काले काले रंग का, ऐसा उनका रंग है भगवान श्री राम। वो भी क्या सुंदरम, सुंदर लगता है। आगे अगली पंक्ति क्या है? पट पीत मानव कड़ित पट पट दुपट्टा जो उनका है ना, वो किस रंग का है? नीले रंग का है। उनका रंग क्या है? नीलांकुर श्यामल कोमलांगम सीता समान तमाम बालम। नीला रंग है उनका, थोड़ा थोड़ा पक्का रंग जिसको हम लोग स्थानीय सब कहते हैं, ऐसा। उसके ऊपर दुपट्टा कैसा लगा हुआ है? पीले रंग का। पट पीत मानव तड़ित रुचि, मानव या उपेक्षा रंग का है। मानो ऐसा लग रहा है। तड़ित रुचि सूचि, तड़ित कहते हैं बिजली जो आसमान में चमकती है। काले बादलों के बीच में जो बिजली चमकती है ना, तो कितनी सुंदर छवि लगती है। वो उनका पीला दुपट्टा ऐसे लग रहा है जैसे काले बादलों के बीच में एक दीप्ति, एक कांति, एक आभा दिखाई दे रही हो। बताइए तुलसी बाबा ने कितना सुंदर चित्रण किया है ना। हिंदी में एक राष्ट्रवादी कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, बिहार के मुंगेर के सिमरथा गांव में उनका जन्म हुआ और राष्ट्र कवि माने जाते हैं। हमारे देश की संसद में राज्यसभा के पहले नॉमिनेट मेंबर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत प्रिय थे। हिंदी में खूब सारी उन्होंने रचनाएं लिखी। कुरुक्षेत्र उनकी प्रसिद्ध रचना है। भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कौरवों के पास कि
युद्ध होगा तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी, मानव जाति मारी जाएगी और भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो मानवता को हम क्या संदेश दे पाएंगे। कौरव समझ नहीं पाते हैं, कौरवों ने जिद कर रखी है, कुछ लोग उनको समझने दे भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में कौरवों को समझाने के लिए कृष्ण जाते हैं तो एक बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। असी कहते हैं तलवार को। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे था हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझमें ले है, ये देख पवन मुझमें ले है, मुझमें वीर जंकार मुझमें ले है, संसार सब जन्म मुझी से पाते हैं, दिल लोट मुझी में आते हैं। इस तरह से कृष्ण को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग मुझे बांधने की कोशिश न करें, जो यहाँ अभिषिक्त है, जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ, इसलिए उस दिन से लेकर आज तक दूध जो होता है, दूध जिसको आजकल की भाषा में इन्वेस्टर कहते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको बंदी नहीं बनाया जाता, उनको रुष्ट नहीं किया जाता। उनको रुष्ट करने से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, महाभारत हो जाती है। आपको पता है राम कथा जो है, राम की कथा, उसमें अंगद एक प्रस्ताव लेकर के जाता है। अंगद के साथ रावण ने क्या व्यवहार किया? रावण ने उसकी पूंछ में आग लगाने की कोशिश की और बाद में क्या हुआ आपको पता है? विश्व का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। ऐसा ही महाभारत के युद्ध से पहले भी हुआ। श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर के जाते हैं किनके पास? कौरवों के पास। कौरव समझ नहीं पाते हैं और संधि का प्रस्ताव टूट जाता है और एक विश्व का महान युद्ध होता है।